हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। उसी के साथ में वहां पर आपको संधारित्र के लिए सिद्धांत जो होता है उसे भी बताया गया। तो इन सभी को आपने पीछे वाले लेक्चर में देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, और उसी के साथ ही साथ में आपने अपने नोट्स में भी उसे लिख लिया होगा। अब आज का जो लेक्चर है वह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर व्यंजक का सूत्र किस प्रकार से उत्पन्न किया जाएगा उसी पर आधारित होगा। तो यहाँ पर आपको पहले बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, फिर इसके बाद में जो यहाँ पर हमने फिगर बनाया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का, फिर इसकी उत्पत्ति आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, आप इसीलिए हेडिंग डाले हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसमें दो प्लेटें होंगी और जो भी दोनों प्लेटें होंगी वह समतल आकार के रूप में होंगे। अब ये जो समतल आकार है इसमें जो है आपका गोलाकार भी हो सकता है, क्योंकि गोलाकार भी प्लेटें जैसे छड़ ले लिया जाता है, कभी कभी हो सकता है वर्गाकार के रूप में या आयताकार के रूप में हो, तो इन सभी को भी लिया जा सकता है। तो हालांकि हम लोग ये कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो समतल प्लेटें होंगे और उन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर ही रखा जाता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर ही रखा जाता है। जिन दोनों प्लेटों को रखते हैं उनमें एक प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी प्लेट जो होता है पहले तो उस पर कोई आवेश नहीं रहता, लेकिन जैसे ही जब दोनों प्लेटों को हम स्थापित करते हैं तो जो धन वाला आवेश होता है उसी प्लेट के कारण ये दूसरे वाले पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो प्लेटें होंगी जो समतल होंगी। चलिए, क्या क्या है आपको बताया गया, इसमें दो समतल प्लेटें होती हैं, इसमें दो समतल प्लेटें होती हैं। ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी जाती है। पहली प्लेट को हमने बताया कि ये धनावेशित होती है, यहाँ लिखेंगे पहली प्लेट धनावेशित होती है, पहली प्लेट धनावेशित होती है तथा दूसरी प्लेट पर प्रेरण के द्वारा एक समान रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश एक समान रूप से उत्पन्न
हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें आपको बता दिया गया कि इसमें दो प्लेटें होंगी। चलिए, एक प्लेट यहाँ है, दूसरी प्लेट यहाँ है। ये दोनों कुछ दूरी पर होंगी, अर्थात इनके बीच में कुछ दूरी ले लिया जाएगा। और ये बताया गया दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे के समांतर रखी जाएंगी, तो समांतर भी हो गया। यदि आप पहली वाली प्लेट को धन आवेशित मानते हैं, तो प्रेरण के द्वारा जो दूसरी वाली प्लेट है इस पर एक समान रूप से जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जो हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र को बनाते हैं, हो सकता है आप इनके बीच में वायु को रख दें, हो सकता है आप इनके बीच में किसी भी पदार्थ को रख दें जिसका कि परावर्तन कैपिटल के हो जाए। आप यहाँ बीच में कागज को भी रख सकते हैं, वह भी एक प्रकार से परावर्तन का ही कार्य करता है। तो आगे आप जो है इसके बीच में कुछ भी रख सकते हैं, अर्थात जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी बनेगा, वह स्थितियां इनकी अलग अलग होंगे। हालांकि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है इसे हमने आपको बता दिया, और आप इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो डेरिवेशन है वह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर आधारित व्यंजक ही होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या बताए, इसमें दो प्लेटें होंगी, एक धनावेशित होगा तो दूसरा आपका प्रेरण के द्वारा ऋणावेशित हो जाता है। इन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। और उसके बाद में यदि आप उनके बीच वायु रखना चाहते हैं तो वायु में आप जो है संधारित्र की धारिता निकाल लीजिए, और यदि उनके बीच में आप माध्यम रखना चाहते हैं तब आप उसकी धारिता का व्यंजक निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसका आप पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका इसका हो गया होगा। अब आप चलिए इस वाले डेरिवेशन पर। चलिए, हेडिंग आप डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसी में जोड़ दीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अर्थात आपको अब यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर के उसके व्यंजक की प्राप्ति कर लेनी है। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा चित्र को। यहाँ पर जो भी चीजें चित्र में बनाए हैं इसी की व्याख्या भी यहाँ पर हम कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया गया कि दो प्लेटें ली गई हैं, पहली वाली प्लेट आपका x है, दूसरी वाली प्लेट है y। तो क्या मानेंगे कि माना दो प्लेटें x तथा y हैं, x वाला जो है यह और y वाला जो है इसे एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखा गया है। x और y दो प्लेटें हैं, और यहाँ पर ये दोनों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी, इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा गया, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में कहा है। उसके बाद में पहली वाली प्लेट को जब आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा जो दूसरी वाली प्लेट y है इसके अंदर वाले सतह पर एक समान रूप से ऋण आवेश वितरित हो जाता है, और इसकी बाहरी वाली सतह पर धन आवेश वितरित हो जाता है। चूंकि जो ये y है इसका बाहरी पृष्ठ जुड़ा हुआ है तार के माध्यम से पृथ्वी से, इसीलिए इसका धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरावेशित हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान परंतु ये विपरीत प्रकृति के होते हैं। यहाँ आप ये भी पाएंगे दोनों पर जब आवेश की मात्रा है तो दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह एक समान, लेकिन उनके सिरों पर आप देखेंगे तो अलग अलग पाया जाएगा, लेकिन बीच में आप तीव्रता को देखेंगे एक समान होगा। और जो यहाँ पर बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं उनकी दिशा इस प्लस वाले अर्थात x वाले प्लेट से y वाले प्लेट की ओर है। चलिए, तो इतने के लिए व्याख्या आप यहाँ ध्यान से देख लें। चलिए, मानेंगे पहले, माना x तथा y, कैपिटल X है तथा y दो
प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। इन प्लेटों को एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर परस्पर समांतर रखा गया है। परस्पर समांतर रखा गया है। परस्पर समांतर रखा गया है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो प्लेटें x और y हैं। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d दिया गया है। फिर इसके बाद ये कहा गया दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि पहली प्लेट को धन आवेश दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे कि पहले x वाले प्लेट या प्लेट x को धन आवेश, प्लेट x को धन आवेश दिया जाता है या दिया गया है। प्रेरण के द्वारा प्लेट y पर या प्लेट y की आंतरिक सतह पर धन आवेश, आंतरिक सतह पर ऋण आवेश, आप चित्र में देखेंगे ऋण है, ऋण आवेश तथा बाहरी सतह पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चलिए, तो यहाँ आपको बता दिया गया कि जो आपका पहला प्लेट x है, जब इसे धन आवेश दिया गया तो जो ये प्लेट y है इसके भीतर जो है ऋण आवेश उत्पन्न होगा और बाहर जो है ये धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ धन आवेश दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट y है ये पृथ्वी से जुड़ी है, इसलिए पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं यह इसके धन आवेश को निरावेशित बना देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी है, अतः धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरावेशित हो जाता है। निरावेशित हो जाता है। चलिए, तो ये चीज आपको अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें भी बताया गया है कि किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अब इसमें आप ये देख ले, इतना हो गया।
अब इसके बाद में आप ये देखिए सिग्मा यहाँ पर हमने लिया है। सिग्मा जो है ये संकेत है किसी भी पृष्ठ पर आवेश घनत्व का। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्या कि माना दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और जब ये सिग्मा है इसका मतलब दोनों पर समान ही मिल रहा है। तो यहाँ पर स्थिति आपका क्या बनेगा, और ये भी आप जान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर को v माना जाएगा, और यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसका भी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर स्थिति क्या बनाएंगे कि माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यदि प्लेटों के बीच माध्यम हो तब तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। आपको सूत्र ये पता होगा, सिग्मा बराबर होता है Q बटे में A। तो सिग्मा के स्थान पे Q बटे A रखिए, यहाँ से मिलेगा E बराबर आपको मिल जाएगा Q बटे में A बटे में एप्सिलॉन 0। इसका यहीं पर आप गुणा करा दीजिए, मिलेगा आपको सीधे Q बटे में एप्सिलॉन 0A। चलिए अभी ये मान आपको E के बराबर मिल गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E, और इनके बीच की दूरी D, और दोनों के बीच जो विभवांतर है वह कैपिटल V है। तो सूत्र होता है V बराबर ED। चलिए इसको भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से बना लीजिए कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V, यहीं से देख के लिखा जा रहा, प्लेट दोनों हैं, इनके बीच में विभवांतर को V माना गया, और इनके बीच जो दूरी है वो D मानी गई है। यहाँ लिख देंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V तथा दूरी स्मॉल d है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे लिख दिया जा रहा है। तब तीव्रता, यहाँ भी आप देखिए तीव्रता का ही मान निकला है, तो यहाँ तीव्रता E बराबर हो जाएगा V बटे में D। यहाँ से क्या करिए, V बराबर करिए गुणा कराएंगे E इंटू D आएगा। चलिए E का मान यहाँ पर आपको मिला है, E का ये मान यहाँ ला करके आप रखिए तो मिलेगा सीधे Q बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन 0A गुणे में यहाँ D, अर्थात V बराबर आपको मिल जाएगा QD बटे में एप्सिलॉन 0A। इसके बाद में आपको निकालना है इनके लिए धारिता का व्यंजक। यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि धारिता C बराबर होता है Q बटे में V। तो Q को आप ऐसे रहने दीजिए, बटे में V आया है, V का मान ये पूरा यही नीचे रख लीजिए, आएगा QD बटे में एप्सिलॉन 0A। Q से Q कैंसिल, ये मान आपका ऊपर चला आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे मिलेगा एप्सिलॉन 0A बटे में D, अर्थात धारिता का जो व्यंजक है वह आपको मिल गया है सीधे C बराबर यहाँ मिला है एप्सिलॉन 0A बटे में D। तो जो व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा गया उस व्यंजक की प्राप्ति हो गई है। लेकिन अभी स्थिति और यहाँ जाननी है। अभी ये जो हमने निकाला है बीच का जो माध्यम है वायु है। चलिए यहाँ पर लिखा गया है प्लेटों के बीच माध्यम वायु। चलिए नीचे आप यहाँ पर देख लें, ये वायु के लिए निकाला गया है। वायु हो,
अब यदि मान लिया जाए कि दोनों प्लेटों के बीच में वायु ना हो करके कोई ऐसा पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तो ऐसी स्थिति में धारिता को हम सी के देंगे और के इनके साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, यदि दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम पाया गया है उसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, ऐसी स्थिति में सी के बराबर के एप्सिलॉन 0 ए बटे में डी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम स्थिति को बना लेंगे कि यदि प्लेटों के बीच, तो यदि आप इसे समीकरण मानना चाहें मान लें, क्योंकि अभी आगे और भी यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत या फिर परावैद्युतांक कैपिटल के हो तब धारिता, चलिए तब धारिता निकल करके क्या आएगा, सी के बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए बटे में डी। तो ये आपका जो है धारिता का व्यंजक उस समय के लिए होगा जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ आएगा, अर्थात उसका परावैद्युतांक कैपिटल के होगा। और ये जो व्यंजक मिला है सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटे में डी, ये धारिता का व्यंजक तब होगा जब दोनों प्लेटों के बीच में केवल वायु रहेगी। तो इसे एक माने हैं, इसे दो मान लें। यहाँ पर यदि आप देखें तो समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिए, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2। चलिए थोड़ा सा इधर से ले लिया जाए। हाँ, समीकरण 2 भागा 1 से, मतलब 2 में भाग देना है 1 से, 2 वाले का LHS बटे में 1 का LHS, तो हो जाएगा सी के बटे में सी बराबर, सी के का मान क्या है, के एप्सिलॉन 0 ए बटे में डी, और पूरे के बटे में आएगा एप्सिलॉन 0 ए बटे में डी। एप्सिलॉन 0 ए बटे में डी ये पूरा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा सी के बटे में सी बराबर हो जाएगा कैपिटल के। तो यहाँ से भी आपका एक परिभाषा बन गया परावैद्युतांक का। चलिए परिभाषा को यहीं पर हम लिख देंगे कि आखिर परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो सकती है। चलिए, तो कह सकते हैं आप दो प्लेटों के बीच माध्यम या फिर परावैद्युत माध्यम होने पर उनकी धारिता तथा दोनों प्लेटों के बीच वायु होने पर धारिता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह दीजिए के बराबर सी के बटे सी कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक दोनों प्लेटों के बीच वायु नहीं माध्यम कहिए, दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत माध्यम को रखने पर धारिता और उन्हीं प्लेटों के बीच में वायु को रखने पर जो धारिता है उन दोनों का अनुपात होगा। तो चलिए यहीं से बना लिया जा रहा है कि दो प्लेटों को वायु नहीं माध्यम में, पहले दो प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता कॉमा या फिर तथा धारिता तथा उन्हीं दो प्लेटों के बीच वायु होने पर धारिता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक
कहलाता है। चलिए, तो परावैतवांक की परिभाषा यहाँ पर बना दिया गया है। अब आप इसे और भी लैंग्वेज में बनाना चाहें, जैसे आपको बता रहे थे कि के बराबर, के लिए आप कहिए कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक है जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम हो तब की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु हो तब की धारिता का अनुपात या के अनुपात के बराबर हो जाता है। चलिए, हालांकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने पूरा सेंटेंस यहाँ पर बना करके लिख दिया है। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप हर हाल में एकदम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और इसे आप जो है अच्छे तरीके से तैयार करिए, नोट्स भी बनाइए और समय समय पर जो है रिवाइज भी करते चलिए, और किसी प्रकार का जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न नहीं होने पाए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।